हेलो सीएमए इंटर स्टूडेंट, सीए करण सतीजा दिस साइड और मैं लेके आया हूँ सभी सीएमए इंटर स्टूडेंट्स के लिए एक एक्सक्लूसिवली फ्रेशली रिकॉर्डेड बैच फॉर पेपर नंबर 7B जो कि आप लोगों का इनडायरेक्ट टैक्सेशन। दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्सेशन ये सब्जेक्ट के ऊपर बात करने के पहले मैं कुछ बेसिक्स आप लोगों के साथ जनरल टॉक्स करना चाहता हूँ। दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्सेशन जैसे कि आप लोग ने एक नाम सुना रहेगा सबने, जीएसटी, है ना? सब लोगों ने सुना है ना? तो यार बताओ मेरे को दोस्तों, कभी आप लोगों ने जीएसटी का फुल फॉर्म क्या इसके बारे में सोचा है क्या? जीएसटी का फुल फॉर्म सोचा है क्या? हाँ सर, जीएसटी का फुल फॉर्म तो हमने सोचा है। अच्छा, जीएसटी नाम कई बार सुना रहेगा, कई बार बोला रहेगा, कई बार जहाँ पे जीएसटी का डिस्कशन हो रहा है उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया रहेगा आप लोगों ने, है ना? किया तो सबने। तो मुझे बताओ ना, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? सर हमें पता है फुल फॉर्म क्या है, तो बोलो ना क्या है। चलो मैं ना आप लोगों का काम आसान करता, ये ना स्क्रीन के ऊपर मैंने ना 4 ऑप्शन दिए आप लोगों को। इन 4 ऑप्शन में से आप लोग मुझे बताओ जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। क्या वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, या वो गुड्स और सर्विस टैक्स है, या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, या गुड्स और सर्विसेज टैक्स है? कंफ्यूजन वाली बात क्लियर होगी ना? सर वो ना हमें पता है, तो बताओ ना क्या है। यहीं पे दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को कि कई चीजें हम लोगों ने कभी ना कभी सुनी रहती है, बट उसको जब प्रोफेशनल एंगल आता है तब हमें उसका रियल मतलब नहीं मालूम रहता है। तो शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक से। यहाँ पे जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या फुल फॉर्म होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये हो गया आप लोगों का जीएसटी का फुल फॉर्म। सर ये बात तो ठीक है, बट सर गवर्नमेंट हम लोगों से जीएसटी क्यों लेता? गवर्नमेंट को क्या जरूरत है हम लोगों से जीएसटी लेने का? तो बच्चों, गवर्नमेंट के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन जाता है टैक्सेशन। क्या सोर्स ऑफ रेवेन्यू है? टैक्सेशन। तो बस गवर्नमेंट को अपना डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज चलाने के लिए, कंट्री को चलाने के लिए, कंट्री का डेवलपमेंट करने के लिए पैसा लगेगा ना। वो पैसा गवर्नमेंट को किधर से आएगा? तो वो पैसा गवर्नमेंट को आएगा किसके थ्रू? जीएसटी के थ्रू गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। ठीक है सर, गवर्नमेंट को पैसा तो इनकम टैक्स से भी मिल रहा है, तो जीएसटी अलग से क्यों लगा रहा है गवर्नमेंट? तो देखो, इनकम टैक्स आप लोगों का डायरेक्ट टैक्स हो गया। इनकम टैक्स आप लोग जो भी इनकम कमा रहे हो उसके ऊपर लग रहा है, बट जब आप लोग कमोडिटी को बाय और सेल कर रहे हो, या तो जब आप लोग सर्विसेज दे रहे हो, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीएसटी। सर ये डिटेल में हम लोग तो 15-20 मिनट बाद समझ के लेंगे सर, बट ऐसा क्या ही गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता रहेगा जीएसटी लगाने से? कितना ही गवर्नमेंट पैसा कमाता रहेगा? तो शॉक हो जाओगे अभी आप लोग नंबर्स को सुन के, ध्यान से सुनना। चलो ये नंबर को बताने के पहले ना मैं हिस्ट्री बताता हूँ आपको इसके बारे में। कई तो इन द ईयर 2017 है ना, एक बार अरुण जेटली जी ने एक बात स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया में जीएसटी का रेवेन्यू हो जाएगा 1 लाख करोड़ रुपीज। 1 लाख करोड़ रुपीज। और ये पूरे साल का नहीं, एक महीने का बोला था। तो सब लोग हंसे थे उनके ऊपर कि ये कुछ भी बात बोल रहे, 1 लाख करोड़ में कितने जीरोज आते हैं वो मालूम तो भी है क्या? है ना? ऐसे कई सारा मजाक उड़ाया गया था उनका। बट दोस्तों, आप लोगों को मालूम है, फर्स्ट टाइम 2018 अक्टूबर में इंडिया का जो रेवेन्यू था जीएसटी का एक महीने का, उसने 1 लाख करोड़ रुपीज को क्रॉस किया था, जो कि रेवेन्यू था आपका 1,710 करोड़ रुपीज। मजेदार बात ऐसी है, जो लेटेस्ट डेटा है, जो आप लोगों का लेटेस्ट डेटा है, कौन सा? मई 2025 का। अगर वो ईयर का अगर आप लोग रेवेन्यू देखोगे, सॉरी वो मंथ का रेवेन्यू, वो रेवेन्यू कितना है? 2,01,050 करोड़ रुपीज। कितना रेवेन्यू हो गया? 2,01,050 करोड़ रुपीज। यानी कि मई 2025 में क्या हो गया? जो आपका रेवेन्यू है वो एक्सीड कर गया 2 लाख करोड़ को फर्स्ट टाइम। तो इसमें से आप लोग अंदाजा लगा लो गवर्नमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन जाता है आपका जीएसटी। समझा आप लोगों ने? सर ये तो हो गए पर मंथ की फिगर। अगर मैं पूरे साल के आप लोगों को फिगर गिनाऊं ना यहाँ पे, तो देखो 2017-18 यानी कि जिस साल जीएसटी आया था, आई होप आप सबको मालूम रहेगा जीएसटी कौन से साल आया था। अगर नहीं पता है तो सुन लो। 1 जुलाई 2017 जब जीएसटी फर्स्ट टाइम आया था, उस साल में रेवेन्यू कितना था? 7.19 लाख करोड़ पूरे साल का। तो अभी यहाँ पे अपन पर एनम बात कर रहे हैं। 18-19 में बढ़ के हो गया 11.77 लाख करोड़, फिर बढ़ के हो गया 12.22 लाख करोड़, फिर वापिस से कम हो गया था क्योंकि कोविड आ गया था, तब 11.36 करोड़, फिर बढ़ के हो गया 14.83 करोड़। और जब इकोनॉमी थोड़े स्टेबल होने लग गया ना, तब देखो कितना जम मार दिया है,
18.1 लाख करोड़ 22-23 फाइनेंशियल ईयर में, फिर बढ़ के हो गया 19.80 लाख अगले साल, फिर 2024-25 में ये रेवेन्यू बढ़ के हो गया था 22 लाख करोड़ रुपीस का। तो इसमें से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जीएसटी गवर्नमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन जाता है। लगभग 22 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने पिछले साल जीएसटी के थ्रू अर्न किया था। तो गवर्नमेंट के लिए एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन जाता है आप लोगों का जीएसटी। तो सोचो, गवर्नमेंट को जीएसटी लगाना है, बिजनेसमैन को जीएसटी पे करना है, तो ये जो गैप है, जो प्रोफेशनल लोगों को पे करना है गवर्नमेंट को, इसका पैसा मिलेगा, ये फंक्शनिंग करेगा कौन? इसके लिए कोई तो प्रोफेशनल बंदे रहने चाहिए जो लोग गाइड करेंगे बिजनेसमैन को कि जीएसटी चलता कैसा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, आपको रिटर्न कब फाइल करने पड़ते हैं, कौन से आईटीसी को आप लोग सेट ऑफ कर सकते हो, ऐसे एन नंबर ऑफ चीजें रहती है जीएसटी के अंदर। बस ये सब डीलिंग करेगा कौन? ये कंसल्टेंसी देगा कौन? ये रिटर्न फाइल करेगा कौन? ये जीएसटी का फंक्शनिंग ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, टैक्स बराबर कलेक्ट करके सप्लाई टैक्स पे कर रहा है, ये सारे तामझाम एक प्रोफेशनल बंदों को समझाने पड़ते हैं। तो ये प्रोफेशनल बंदों को भी तो पहले जीएसटी को समझना पड़ेगा। बस इसी के लिए आपके सिलेबस के अंदर ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन का सब्जेक्ट रखा गया है। आई होप अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया रहेगा कि इनडायरेक्ट टैक्स आपको पढ़ना क्यों है, क्योंकि भैया इंडिया की इकोनॉमी दिन ब दिन बढ़ रही है, इंडिया दिन ब दिन बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है पूरे वर्ल्ड का। एन नंबर ऑफ कंपनीज इंडिया के अंदर आके अपना स्टार्टअप चालू कर रही है जो कि ग्लोबली सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो इन सबके टैक्सेशन को संभालेगा कौन? उसके लिए तुम और हम जैसे प्रोफेशनल ही सब काम करने वाले। बस इसी के लिए हमारे को जीएसटी के बारे में यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में इन डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है। क्लियर आप सबको? चलो, ये तो हो गए जनरल टॉक्स। ऐसे कई सारे बातें मैं आप लोगों को लेक्चर के बीच में करते रहूंगा जिससे आप लोगों का प्रोफेशनल नॉलेज एनहांस होते जाए, है ना। चलो, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके एग्जाम के थोड़ा सा बेसिक बातों के साथ। सबसे पहले आप लोगों का ये पेपर का नाम क्या है? ये पेपर नंबर 7 बन जाता है आपका डायरेक्ट टैक्सेशन, जो कि रहेगा आपका 100 मार्क्स का सब्जेक्ट। कितने मार्क्स का सब्जेक्ट है? 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। इसको दो पार्ट में बाइफरकेट किया गया है। पार्ट ए आपका बन जाता है डायरेक्ट टैक्स, जो कि रहेगा 50 मार्क्स का। पार्ट बी आप लोगों का क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन आपका दो पार्ट के अंदर बाइफरकेटेड है। अगेन जीएसटी रहेगा आपका 40 मार्क्स का, कस्टम्स रहेगा आप लोगों का 10 मार्क्स का। जीएसटी के अंदर टोटल में दो सेगमेंट्स कर दूंगा। एक रहता है चैप्टर नंबर 1 जिसके अंदर इंट्रोडक्शन टू इनडायरेक्ट टैक्सेस करके रहता है। फिर बाद में 8 चैप्टर्स दिखेंगे आप लोगों को जीएसटी रिगार्डिंग। हो सकता है आपके बुक में जो कंसेप्ट बुक आप लोगों को मिला है वहां पे 13 नंबर ऑफ चैप्टर्स हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने क्या किया ना, 2-3 चैप्टर्स को मर्ज करके सिंगल चैप्टर बना दिया। बट अपने इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने उसको 3 अलग अलग चैप्टर्स के अंदर बाइफरकेट कर दिया है। ऐसे करके कुल आप लोगों को 13 चैप्टर्स मिलेंगे और कस्टम्स जो आपका 10 मार्क्स का रहेगा उसके लिए आपको लगभग 4 चैप्टर्स मिलेंगे आपके बुक के अंदर। देने यहां तक अपना, चलो ये था आप लोगों का टैक्सेशन का। ये क्या रहेगा? बाइफरकेशन ऑफ मार्क्स क्या रहेगा। फिर बढ़ के हम लोग आगे आते हैं कि पेपर पैटर्न सर एग्जैक्टली क्या होगा। तो दोस्तों आप लोगों को पहले 30 मार्क्स के एमसीक्यू मिलने वाले हैं। एवरी एमसीक्यू 2 मार्क्स का है, यानी कि टोटल आपको एग्जाम के अंदर कितने एमसीक्यूज देखने मिलेंगे? 15 एमसीक्यूज देखने मिलेंगे टोटल 30 मार्क्स के लिए। और सबसे मजेदार बात, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर। यानी कि मान लो एज्यूम कर लो, एज्यूम करने में कौन सा पैसा लगता है। आप लोगों को 13 में से 12 एमसीक्यूज के आंसर आ गए, 3 एमसीक्यूज के आंसर नहीं भी आ रहे तो भी आप वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हो। जय माता दी ए जय माता दी भी वैसा कर सकते हो। कब? जब आप लोगों को कुछ नहीं आया तो। ऐसा होगा ही नहीं कि आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करते नहीं आ रहे, बट जस्ट इन केस। फिर बाद में ना दोस्तों आप लोगों को 7 में से कोई भी 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का चॉइस दिया रहता है। 7 में से कोई भी 5 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। 4 क्वेश्चंस आप लोगों के डीटी के ऊपर रहते हैं, 3 क्वेश्चंस आप लोगों के इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर रहते हैं। ठीक है, तो 4 and 3 टोटल 7 हो गए। कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने। एवरी क्वेश्चन इज फॉर 14 मार्क्स। तो 5 into 14 टोटल कितने मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा? 70 मार्क्स का। और 30 मार्क्स के आपके क्या हो गए? एमसीक्यू हो गए। यहाँ पे भी एवरी क्वेश्चन नंबर जो रहता है ना उसके अंदर 2 क्वेश्चन रहते हैं। एवरी क्वेश्चन इज फॉर 7 मार्क्स। ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलो मैं काम करता हूँ, एक आप लोगों को जो रिसेंट पेपर है ना वो बता देता हूँ। कौन से अटेम्प्ट का रिसेंट पेपर है मेरे पास? ये रहा
दिसंबर 2024 का पेपर है, बस आप लोगों को रेफरेंस के लिए यहाँ पे ध्यान से देखना। अरे अच्छा, ऐसा हो गया। देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आप लोगों को एमसीक्यूज है, 2 मार्क्स के 15 एमसीक्यूज यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिले रहेंगे। उसके बाद में चालू क्या होगा, आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव पेपर चालू होगा। 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 5 अटेम्प्ट करने आप लोगों को क्वेश्चन। देखो आंसर एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का डीटी के बारे में बात कर रहा है, उसके अंदर भी देखो 2 सब क्वेश्चन है। एवरी क्वेश्चन इज फॉर 7 मार्क्स, तो एक मेन क्वेश्चन रहेगा, उसके अंदर 2 सब क्वेश्चन रहेंगे। सेम क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आपका डीटी के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन आपका डीटी के ऊपर है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी आपका डीटी के ऊपर रहेगा। फिर जो अगले क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 है, देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका किसके ऊपर रहेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर रहेगा, जिसके अंदर 8B ये वाला जो पॉइंट है आप लोगों का, ये किसके ऊपर रहता है, आपका कस्टम्स के बारे में। तो ये बेसिकली आपका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट रहेगा, और ये ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट के अंदर सेम रहेगा। सर एमसीक्यूज डीटी के कितने, जीएसटी के कितने, वैसा कुछ भी फिक्स नहीं है। हो सकता है 6 आपके डीटी के एमसीक्यूज आ जाए, 9 आपके इनडायरेक्ट टैक्सेशन के एमसीक्यूज आ जाए, वो ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि एमसीक्यूज कौन से कितने मार्क्स के लिए आएंगे। यहाँ तक भी क्लियर है। सर अभी सबसे मेन बात बताओ कि हमें अमेंडमेंट्स कौन सी एप्लीकेबल रहेगी। तो देखो अगर आप लोगों का अटेम्प्ट दिसंबर 2025 में है, तो इसके 6 महीने पहले तक के जो अमेंडमेंट्स है, यानी कि 31 मई 2025 तक के जो भी अमेंडमेंट्स है, वो आपके दिसंबर 2025 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल रहेगा। और अगर आपका अटेम्प्ट जून 2026 में, तो जो भी अमेंडमेंट आपके 30 नवंबर 2025 तक हो गए, वो आप लोगों के लिए एप्लीकेबल रहने वाले हैं। तो अगर आप लोग ये दिसंबर 2025 के लिए रिकॉर्डिंग देख रहे हो, तो ऑलरेडी जो लेक्चर्स चल रहे हैं उसके अंदर सारे अमेंडमेंट हम लोगों ने कवर करवा दिए हुए। हाँ एक्सेप्ट अगर इंस्टीट्यूट कोई नया पॉइंट आप लोगों के इसमें इंसर्ट करना चाहता है, तो उसका एक सप्लीमेंट्री वीडियो हम लोग लेके आ जाएंगे। बट अगर आपका अटेम्प्ट जून 2026 के अंदर है, तो भी आप लोग ये लेक्चर्स बिंदास देख सकते हो। बहुत ही माइनर अमेंडमेंट्स आएंगे, अगर आपके सिलेबस के अंदर आए तो वो भी मैं आप लोगों के लिए फ्री यूट्यूब के ऊपर लेके आ जाऊंगा, यानी कि आपको वापस से डबल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अमेंडमेंट खुद से करने की जरूरत नहीं है, वो सब चीजें मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। क्लियर है यहाँ तक? तो दिस वॉज आर बेसिक्स। सर अभी बैच के बारे में कुछ बताओ। तो देखो बैच के बारे में अगर मैं आप लोगों को इन शॉर्ट बताऊं यहाँ पे, तो ये जो बैच है इसके अंदर ऑलमोस्ट आपके कितने 35 लेक्चर्स होने वाले। एवरी लेक्चर अप्रोक्स 2 आवर्स का रहता है, जिसका मतलब है ये 70 आवर्स का आपका बैच होने वाला है। बैच के अंदर कुछ बातें मेरी कमिटमेंट आप लोगों के लिए, एक तो CMA का जितना भी स्टडी मटेरियल है, वो मैं 100% आपका क्लास के अंदर सॉल्व करवा दूंगा, पूरा का पूरा क्लास के अंदर हो जाएगा। दूसरा मेरे साथ आप लोगों को क्या करना है ना, स्क्रिबल करना है। एक आप लोगों के समरी नोट्स बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग सारे कंसेप्ट को स्क्रिबल करेंगे, चार जहाँ पे पॉसिबल है वो बनाएंगे, और जहाँ पे मुझे लगता है कि इंग्लिश, जैसे आप लोगों को मैं हिंदी प्लस इंग्लिश जो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, उस टाइप में अगर कुछ लिखवाना रहेगा तो वो भी मैं आप लोगों का क्लास में लिख के ले लूंगा। मोर देन 200 क्वेश्चन विथ प्रेजेंटेशन में आप लोगों का क्लास के अंदर ही सॉल्व करवा दूंगा। यानी कि ये मेरी गारंटी है, जिस दिन आप लोगों की बैच कंप्लीट होगी, आप लोग ये 100% गारंटी के साथ बात बोल पाओगे कि सर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेशन में 40+ मार्क्स तो मिनिमम लेके ही आने वाले, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। ये बात की आपके भाई की गारंटी है, ठीक है। तो ये था आपका बैच के डिटेल्स। अभी क्या करें, बस आज लेक्चर नंबर 1 है, तो जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, उससे हम लोग करेंगे शुरुआत, ठीक है। जहां पे रिक्वायर्ड है मैं आप लोगों को नोट्स बना के दूंगा, लिखवा के दूंगा, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला है आप लोगों को, आपको मेरे साथ में ही सारे नोट्स को बनाना है, ठीक है। तो एक आई होप आप लोग एक पेयर बुक लेके आज अपने साथ बैठे रहोगे, और कहीं पे अगर आप लोगों को लग गया कि सर आप थोड़ा सा आगे चले गए, हमें नोट्स लिखने, तो वीडियो को पॉज कर लेना और अपने नोट्स बनाना चालू कर देना। चलो स्टार्ट करेंगे। सर सबसे पहला, सर टैक्स है क्या एग्जैक्टली, टैक्स है क्या? तो मेरे को एक बात बताओ, जब कोविड हुआ था आप लोग सब यहाँ पे प्रेजेंट थे, आप लोगों ने सबने कोविड की वैक्सीन वगैरह लिए रहेंगे, और आई होप मेजोरिटी ऑफ इन्होंने तो फ्री वाले वैक्सीन लिए। या फिर दूसरी बात मेरे को बताओ, कल जाके समझो बॉर्डर के ऊपर कोई तो भी आर्मी की जंग लड़ गई,
तो गवर्नमेंट को वहां पे डिफेंस के मटेरियल्स को लगाना पड़ता है ना। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हम लोगों ने जब रिटेलिएट किया था तब हमें आर्म्स एंड एम्यूनेशन की जरूरत पड़ी थी। तो गवर्नमेंट को एक कंट्री चलाने के लिए ना कई सारे खर्चे इनकर करने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट वो खर्चे पूरे करेगा किधर से? गवर्नमेंट को भी तो पैसा चाहिए। बस वो पैसे के लिए गवर्नमेंट कहाँ से लेके आएगा, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है ना, जो नॉर्मल पब्लिक है उनसे टैक्स कलेक्ट करता है ताकि वो अपनी कंट्री को चला पाए। ये है बेसिकली आपका टैक्स क्यों है। तो टैक्स आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, आपको कंट्री में रहना है तो आपको वहां पे टैक्स पे करना पड़ेगा, बात खत्म। सर अगर मुझे टैक्स पे नहीं करना तो तेरे पास चॉइस नहीं है भाई। तू एक कंट्री में रह रहा है, कंट्री को चलाने के लिए पैसा लगता है, गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, वो तेरे से टैक्स को कलेक्ट करेगा। तेरे पास वॉलेंटरी कोई चॉइस है ही नहीं कि सर मैं टैक्स नहीं देना चाहूँ, तो तेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है, तुझे टैक्स देना पड़ेगा। ये हो गया एक तो बेसिक पॉइंट। सो सॉरी, चलो नेक्स्ट पॉइंट। सर इंडिया में कितने टाइप के टैक्सेस है? इंडिया में टोटल 2 टाइप के टैक्सेस है। पहला है आप लोगों का डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है आप लोगों का इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है सर, डायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब है और इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स? तो यहां पे देखो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या रहता है, कैसे चलता है, हम लोग ना उसको थोड़ा सा यहाँ पे समझ के लेंगे। ये हो गया आप लोगों का डायरेक्ट टैक्स, यहाँ पे हो गया आप लोगों का कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अभी डायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब है? जो भी आप लोग इनकम को अर्न करोगे, उसके ऊपर जो भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट टैक्स। जो भी इनकम आपने अर्न किया उसके ऊपर जो भी टैक्स पे करना पड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट टैक्स। तो सर इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब है? जो भी आप लोग गुड्स और सर्विसेज दोगे उसके ऊपर जो टैक्स पे करना पड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स सिंपल है, एक साल में मैंने जितना पैसा कमाया उसके ऊपर मुझे गवर्नमेंट को जो टैक्स देना है उसको बोलेंगे इनकम टैक्स। और अगर मैंने एक साल में जो भी गुड्स और सर्विसेज बेचे उसके ऊपर जो गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा उसको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। ये हो गया बेसिक डिफरेंस। दूसरा वाला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज पेड बाय पर्सन हिमसेल्फ हु हैज अर्नड द इनकम। जो बंदे ने पैसा कमाया उसको खुद को गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, वो भी आपका इनकम टैक्स। बट जीएसटी बहुत सिंपल है, देखो यहां पे क्या बोलते हैं? सप्लायर कलेक्ट्स द टैक्स फ्रॉम रेसिपिएंट एंड पेज द अमाउंट टू गवर्नमेंट। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या होता है ना, सप्लायर वो टैक्स का पैसा रेसिपिएंट से कलेक्ट करता है और फिर सप्लायर वो पैसा गवर्नमेंट को देता है। तो कहने से यहाँ पे ना डायरेक्ट पिंच महसूस होता है। कहाँ पे? इनकम टैक्स में, क्योंकि पैसा आपने कमाया, आपको गवर्नमेंट को पैसा देने, तो डायरेक्ट पिंच महसूस होता है टैक्स गवर्नमेंट को देने के टाइम पे। बट यहाँ पे ना वो नो डायरेक्ट पिंच। यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस में डायरेक्ट पिंच नहीं है, क्योंकि सप्लायर, देखो रेसिपिएंट ने पैसा सप्लायर को दिया, सप्लायर ने पैसा गवर्नमेंट को दिया। अगर वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट को पैसा तो रेसिपिएंट ने दिया, बट डायरेक्टली दिया क्या? नहीं, उसने पैसा पहले रेसिपिएंट को दिया, रेसिपिएंट सप्लायर को दिया और सप्लायर ने गवर्नमेंट को दिया। तो रेसिपिएंट को डायरेक्ट ये महसूस नहीं हो रहा है कि वो टैक्स को पे कर रहा है। समझा ये वाला पॉइंट आप लोगों को? ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट किसकी बात करेगा? इनकम टैक्स जो है ना, इनकम टैक्स वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है। क्या है? प्रोग्रेसिव इन नेचर। यानी कि एक बात को समझो, ठीक है, अगर एक पर्सन है जो साल में 20 करोड़ रुपए कमा रहा, गवर्नमेंट उससे टैक्स ज्यादा लेगा। बट वेयर एज एक गरीब इंसान है जो साल में सिर्फ 20 लाख रुपीज, चलो 2 लाख रुपीज कमा रहा, गवर्नमेंट उससे टैक्स कम लेगा। तो जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा जैसे जैसे आपका टैक्स बढ़ेगा, उसको कौन सा टैक्स बोला जाएगा? आपका इनकम टैक्स। कौन सा टैक्स बोलेंगे हम लोग उसको? इनकम टैक्स। अभी मान लो रियल एग्जांपल देखो, विजय सर है, जो विजय सर साल को 20 करोड़ रुपए कमाते हैं भैया, 20 करोड़, वो टैक्स तो 20 करोड़ के ऊपर देंगे। बट अगर कोई गरीब फैकल्टी, लेट से करें सर एग्जांपल, साल को कितना पैसे कमाते? लेट से सर जाके 2,40,000 रुपीज कमाते। तो मुझे बताओ गवर्नमेंट क्या दोनों बंदे से सेम टैक्स लेने वाला है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। जो बंदे ने ज्यादा पैसा कमाया उससे टैक्स ज्यादा आएगा, जो बंदा पैसा कम कमा रहा उससे टैक्स कम लेंगे। यानी कि जब आपका इनकम बढ़ेगा तो जो टैक्स बढ़ेगा उसको कौन सा टैक्स बोलेंगे हम लोग? इनकम टैक्स।
वेयर जीएसटी जो है ना, जीएसटी वो रिग्रेसिव इन नेचर है। वो नेचर में कैसा है? रिग्रेसिव इन नेचर। इसका क्या मतलब है? ध्यान से देखो, अभी हम दोनों समझो परचेस करने के लिए गए आईफोन 16। लेट्स आईफोन 16 कितने रुपीस का था? 80,000। तो अगर विजय सर उसको खरीद रहे तो भी 18% जीएसटी लगेगा, और अगर मैं खरीद रहा तो भी 18% जीएसटी लगेगा। इनडायरेक्ट टैक्स को लेना देना नहीं है, तेरा इनकम कितना है, तू जो कमोडिटी ले रहा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर योर इनकम इज, तुझे टैक्स सेम रेट से देना पड़ेगा। ये बन गया आपका रिग्रेसिव इन नेचर। क्लियर है? समझा यहां तक? समझा क्या? क्लियर है आप सबको? आई होप आप सब मेरे साथ लिख रहे हो, है ना? अभी तक हम लोगों ने कितने 4 पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हुए। एक लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैं आप लोगों को बताता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ पे यानी कि जब मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं तो आपका टैक्स रेट फिक्स रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस। मतलब समझो, अगर एक बंदा मिल्क बेच के साल को 30 लाख रुपए कमा रहा है और दूसरा बंदा टोबैको बेच के साल को 30 लाख रुपए कमा रहा, तो वो क्या कमोडिटी बेच रहा है, गवर्नमेंट को उससे लेना देना नहीं है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 30 लाख के ऊपर दोनों को सेम टैक्स लगेगा। वेर एज यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना, गवर्नमेंट में चार्ज हायर परसेंटेज ऑन सिंफुल गुड्स और सर्विसेज तो कोई सिंपल है नहीं, बट लिखने के लिए हम लोग पूरा लिख रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि देखो, एक बंदा टोबैको को सप्लाई कर रहा है, एक बंदा मिल्क को सप्लाई कर रहा है। अभी मार्केट में मिल्क तो एसेंशियल के अंदर आ जाता, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर जीएसटी से कम परसेंटेज चलेगा। वेयर मैं टोबैको की बात करूं, अभी टोबैको तो सिंपल आइटम्स है, तो गवर्नमेंट क्या चाहेगा कि इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा मैं टैक्स कलेक्ट करूं, तो हाई रेट ऑफ टैक्स उसके ऊपर गवर्नमेंट लगा सकेगा। समझा बेसिक? ये थे मालिक आप लोगों के 5 पॉइंट्स। आई होप आप लोगों ने लिखा रहेगा अभी तक, है ना? नहीं लिखा है तो वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज कर लो और ये लिख के ले लो आप लोग, ठीक है? चलो सर, यहां तक तो समझ गए हम लोग कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का फर्क क्या है, समझ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर बट एक बात बताओ, गवर्नमेंट होता कौन है हमसे टैक्स लेने वाला? अरे बाप रे, क्या बोल रहे हो सर? गवर्नमेंट होता कौन है हमसे टैक्स लेने वाला? गवर्नमेंट को पावर किसने दिया है? गवर्नमेंट को राइट किसने दिया है कि वो हमसे टैक्स ले? क्या संबंध आता है गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रहा है? तो भाई 2 मिनट पहले ठंडा हो जा और ध्यान से सुना भी मैं जो बता रहा हूं, ठीक है? अगले 10 मिनट तक बहुत फोकस चाहिए मेरे को आप सभी का। आपको बहुत सारी नई चीजें यहाँ पे समझ में आने वाली है, ठीक है? तो सबसे पहले तू रह रहा कहाँ पे? इंडिया में। किधर रह रहा? इंडिया में। तो इंडिया में सुप्रीम जो लॉ माना जाता है वो आपका क्या माना जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भैया इंडिया में रह रहा है तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। एग्रीड सर? माना, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 265। ये एक आर्टिकल है ना जिसकी वजह से करंट सिटीजन इनकम टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि आर्टिकल 265 क्या बोलता मालूम है क्या? आर्टिकल 265 कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। शिट, अगर ये पॉइंट नहीं रहता ना तो मैंने भी इनकम टैक्स कलेक्ट करना चालू कर दिया रहता, बट ये आर्टिकल 265 आ गया ना, उसने सारा मामला खराब कर दिया। आर्टिकल 265 भी क्या बोलता कि अगर आपको टैक्सेस को लेवी करना है और कलेक्ट करना है तो आपको ये अथॉरिटी लॉ ने देनी चाहिए, और वो लॉ ने ना मेरे को अथॉरिटी नहीं दी अभी तक टैक्सेस को लेवी करना और कलेक्ट करना। बस वही दिक्कत आ गया, वरना मैंने भी इनकम टैक्स कलेक्ट करना चालू कर दिया रहता था। तो सर लॉ ने अथॉरिटी दी किसको है? तो लॉ ने क्या बोला हुआ है, एक आर्टिकल इंसर्ट किया है, आर्टिकल 246। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 246, जिसने क्या बोला गया हुआ है कि टैक्सेस को आप लोग लेवी और कलेक्ट कर सकते हो, बट उसके अंदर भी है ना 3 टाइप की लिस्ट बनाई गई हुई है। तो 3 टाइप की लिस्ट का क्या मतलब है? तो यार आपने कभी एक वर्ड सुना है क्या? इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, सुना है? इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। ये लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ये लिखने की जरूरत नहीं है। जो मैं नहीं लिखने बोलूंगा बस उतना ही नहीं लिखना है, जो मैंने कुछ बोला नहीं वो आप लोगों को बुक्स के अंदर लिखना है। इंडिया एक अपनी फेडरल कंट्री है, यानी कि अपने पास है ना 2 गवर्नमेंट है, एक है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी आपकी स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसकी राइट्स, अथॉरिटीज, पावर्स है टैक्सेस को लेवी करना और टैक्सेस को कलेक्ट करना। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपने राइट्स एंड मतलब पावर है टैक्सेस को लेवी करना और कलेक्ट करना। ये हुई बात। तो आर्टिकल 246 ने क्या किया ना, टोटल 3 लिस्ट बनाई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और थर्ड लिस्ट है आप लोगों की कौन सी? कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का क्या मतलब है?
यूनियन लिस्ट के अंदर सारे के सारे वो मैटर्स आते हैं जिसके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट पार्लियामेंट, अभी देखो पार्लियामेंट का ही मतलब यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनियन लिस्ट के अंदर सारे के सारे वो मैटर्स आते हैं जिसके ऊपर टैक्सेस को लेवी करना और टैक्सेस को कलेक्ट करने का परमिशन किसके पास दिया गया हुआ है, आपका एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो चाहे उसके ऊपर वो टैक्सेस लेवी कर सकता है और टैक्सेस को कलेक्ट भी कर सकता है। सेकंड आता है आप लोगों का स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर वो सारे मैटर्स है जिसके ऊपर एक्सक्लूसिवली पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया हुआ है टैक्सेस को लेवी करना और टैक्सेस को कलेक्ट करना। बट ऐसे कोई मैटर्स रह सकते हैं जिसके ऊपर दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स है कोई भी डिसीजन को लेना, वो आता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। देखो कॉन्करेंट लिस्ट में आज के टाइम पे कोई भी टैक्सेस नहीं है, पर अगर ऐसे कोई भी मैटर्स है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को मिलकर डिसीजन लेना है तो वो चला जाएगा आपका कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। ठीक है, क्लियर है। चलो अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को इनडायरेक्ट टैक्सेस का हिस्ट्री बताऊंगा इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर किसका हिस्ट्री बताऊंगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस का। फिर मैं वापस से आप लोगों को ना ये लिस्ट के ऊपर लेके जाऊंगा। ठीक है, देखो ये जो पॉइंट अभी अपन पढ़ रहे हैं ना, ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। बट भैया जीएसटी लाया क्यों था, आया कैसे था, ये बैकग्राउंड भी तो आपको मालूम रहना चाहिए। कल जाके आप प्रोफेशनल बन जाओगे और कोई आपको पूछे कि जीएसटी के पहले कौन से टैक्सेस थे, क्या फंक्शनिंग करता था, तो आपको उसका आंसर देते आना चाहिए। बस उसके लिए हम लोग अगले 10 से 12 मिनट देने वाले हैं। आप लोगों को क्या करना है, कुछ लिखना नहीं है, कुछ नहीं, बस सुनने का काम करना है। ठीक है, तो बात है 1944 की। 1944 सर इंडिया की इंडिपेंडेंस के पहले की। बिल्कुल, इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले क्या हो गया था ना, गवर्नमेंट को ना एक बात रियलाइज हो रही थी। देखो अपने को इंडिपेंडेंस 1947 में मिला, इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट ने सोचा, ब्रिटिशर्स ने 14 अगस्त को कि हम इंडिया छोड़ के चले जाते और 15 अगस्त से बोल दिया इंडिया तुम इंडिपेंडेंट कंट्री हो। ऐसा नहीं हुआ था। कई साल से अपना फाइट चालू था, रिटेलिएशन चालू था, अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू था, स्वदेशी मूवमेंट वगैरह चालू थे। तो धीरे धीरे क्या होने लग गया ना, इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो काफी ग्रो करने लग गई। अभी मान लो लेट्स से दिस स्पेक्स, ये चश्मे की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये चश्मा है ना, ब्रिटिशर्स पहले क्या करते थे, अपने कंट्री में प्रोड्यूस करते थे, फिर उसको इंडिया में लेके आते थे और इंडिया में इसको बेचते थे। तो ब्रिटिशर्स के लिए ये चश्मा इंडिया में बेचने तक कॉस्ट कौन सा लगता था, एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगता था, साथ ही साथ में हेवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनको इनकर करना पड़ता था। फिर उसके ऊपर वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखने के बाद में इंडिया में वो प्रोडक्ट को सेल करते थे। ये हो गया ब्रिटिशर्स का पॉइंट ऑफ व्यू। अभी सेम टाइम पे यही चश्मा इंडिया में भी बनना चालू हो गया। तो इंडिया में अगर ये मैन्युफैक्चर हो रहा है तो इंडिया में इसके लिए जो कॉस्ट है वो तो सिर्फ बन गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिर्फ क्या बन गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स के गुड्स है वो इंडिया में महंगे होने लग गए और इंडियन गुड्स इंडियन मार्केट में थोड़े से चीप रेट पे मिलने लग गए। अभी अगर आप लोग खुद बायर हो तो मुझे बताओ, जो गुड्स का प्राइस ज़्यादा है अब उसको खरीदोगे या जो गुड्स का प्राइस कम है उसको खरीदोगे? ऑफकोर्स जिसका प्राइस कम है। तो वो गुड्स जिनका प्राइस कम है उसका डिमांड दिन ब दिन बढ़ने लग गया। तो ब्रिटिशर्स को क्या समझ में आया कि उनके गुड्स इंडिया में कम डिमांड में आने लगे क्योंकि इंडियन गुड्स चीप रेट में यहाँ पे इंडिया में मिलने लग गए। तो अभी इनके पास दो ऑप्शन थे, या तो अपना प्राइस कम कर दो या तो इंडियन लोगों का प्राइस बढ़ा दो। अभी वो उनका प्राइस चाह के भी कम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लग रहा था, वहां पे बेसिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रहा था, फिर उनको भी तो थोड़ा प्रॉफिट कमाना था। तो वो खुद के प्राइस को तो कम नहीं कर पाए। उन्होंने क्या सोचा, क्यों ना हम लोग इंडियंस का प्राइस बढ़ा दें, जो इंडियन गुड्स डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहे उनका प्राइस बढ़ा दे। इसके लिए गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम इन द ईयर ऑफ 1944 इंट्रोड्यूस किया था एक्साइज ड्यूटी, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट लेवी करता था। अभी एक्साइज ड्यूटी का क्या मतलब था कि जब आपका, वर्ड्स को भी ध्यान से सुनते चलना एकदम प्रोफेशनली, जब आपका प्रोडक्शन हो गया, जब आपका फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन हो गया, देख तू माल को बेच या मत बेच, तूने प्रोड्यूस कर लिया ना उसको, तुझे इसके ऊपर पे करना पड़ेगा जीएसटी। सॉरी, क्या पे करना पड़ेगा, एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ेगा। यानी कि इंडिया के अंदर फर्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने इन द ईयर ऑफ 1944, जिसको बोलते थे एक्साइज ड्यूटी। भैया तूने प्रोडक्शन कर दिया, अभी तुझे इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा सर, बट ब्रिटिशर्स तो इंडिया से चले गए थे, कौन से साल में चले गए थे, 1947 में चले गए थे।
ब्रिटिशर्स देखो इंडिया जब छोड़ के गए थे ना, दो बातें छोड़ के गए थे। एक तो अपने लिए, यहाँ के लोगों के लिए सॉरी छोड़ के गए थे, और दूसरा क्या छोड़ के चले गए थे, एक्साइज ड्यूटी छोड़ के चले गए थे। फिर ईयर आया था 1947। इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग पोजीशन के अंदर नहीं थी। अपने पास अभी तक फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज इतने अच्छे से वेल एस्टेब्लिश नहीं थे। देखो ब्रिटिशर्स जब इंडिया छोड़ के गए ना, इंडिया गरीबी वाले कंडीशन में था, बट इसका यह मतलब नहीं कि सारे लोग इंडिया में गरीब थे। देर वर सर्टन हाई क्लास ऑफ पीपल ऑल्सो। तो ये लोग क्या करने लग गए कि इनको जो जो चीजें चाहिए वो ना इंपोर्ट करने लग गए। इंपोर्ट का क्या मतलब है, इंडिया के बाहर से दूसरे कंट्री से इंडिया में लेके आने लग गए। उसकी वजह से वो जो कंट्रीज है बाहर वाली, उनको तो पेमेंट हमें उनके डॉलर्स या तो उनकी जो भी फॉरेन करेंसी उसमें करना पड़ता था। तो हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व था वो काफी ज्यादा कम हो गया था। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि ये जो इंपोर्ट कर रहे हैं ना इंडिया के अमीर लोग, वो इंपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक इंपोर्ट ड्यूटी लेके आते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब है, अगर आप लोग गुड्स को इंडिया के बाहर से इंडिया में लेके आ रहे हो तो आपको उसके ऊपर पे करना पड़ेगा इंपोर्ट ड्यूटी। तो ऐसे इन द ईयर ऑफ 1947 पहली बार कस्टम्स ड्यूटी लाया गया था। सॉरी, पहली बार क्या लाया था, कस्टम्स ड्यूटी, जिसके अंदर अगर आप लोग कोई भी इंपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता था। क्लियर है यहाँ तक। फिर धीरे धीरे मार्केट बदलने लग गया, चेंज होने लग गया, इंडियन की इकोनॉमी ही थोड़ी स्ट्रांग होने लग गई, इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ने लग गया। तब गवर्नमेंट ने 1986 में पहली बार लाया मॉड वैट। क्या लाया, मॉड वैट। यानी कि जब भी आप लोग गुड्स को सेल करने लग गए तब आपको उसके ऊपर क्या पे करना पड़ता था, मॉड वैट पे करना पड़ता था। ठीक है, चलो आ जाओ। फिर ईयर आया 1944। गवर्नमेंट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो दो तीनों हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा रहे हैं, ये तीनों किसके ऊपर लग रहे हैं, सिर्फ गुड्स के ऊपर। किसके ऊपर लग रहे हैं, गुड्स। सर्विस का मार्केट तो अभी तक अनटच्ड है। और जैसे 1991 में एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया था, इंडिया के अंदर कई सारे कंपनीज आने लगे जो सर्विसेज देने लगे। तो गवर्नमेंट ने 1994 में फर्स्ट टाइम क्या इंट्रोड्यूस किया, आपका सर्विस टैक्स, जो किसके ऊपर लगता था, यहाँ पे सर्विसेज। किसके ऊपर लगता था, सर्विसेज। देखो इंपोर्ट ड्यूटी किसके ऊपर लगता था, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। मॉड वैट किसके ऊपर लगता था, सेल ऑफ गुड्स। सर्विसेज जब देने लगे तब क्या लगता था, सर्विस टैक्स। और फिर बाद में 2005 में फाइनली गवर्नमेंट ने एक चीज को इंट्रोड्यूस किया था जिसको बोलते थे वैट। वैट भी लगता था आपका जब होता था सेल ऑफ गुड्स। तब लगता था जब होता था आपका सेल ऑफ गुड्स। ये जीएसटी आने के पहले के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। क्लियर है सर, क्लियर है। बट सर कुछ तो बताओ, कैसे जीएसटी आने के पहले क्या फंक्शनिंग होता था। तो चलो उसकी बात कर लेते, ठीक है। यहां तक लिखा आप लोगों ने, चलो अभी देखो। यहां पे मैं बात करूंगा प्री जीएसटी, एरा। देखो प्री जीएसटी एरा में क्या क्या होता था। यहां पे है भैया आपका पर्सन वन। यहां पे कौन है, पर्सन वन। पर्सन वन ने ना अपने फैक्ट्री में एक प्रोडक्शन किया जिसका कॉस्ट उसको लगा 10,000 रुपीज। कितना कॉस्ट लगा, 10,000। तो जब प्रोडक्शन हो गया, अभी वर्ड्स को ध्यान से सुनना, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करता था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। क्या चार्ज करता था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। लेट से कितना चार्ज कर दिया उसने, 10%। अभी ये रेट्स में हाइपोथेटिकल ले रहा आपके कंसेप्ट को क्लियर करवाने के लिए। तो उसके लिए अभी कॉस्ट कितना हो गया, 11,000। और ये जब सेल करता था ना तब उससे स्टेट गवर्नमेंट लेता था वैट। लेट से वैट का भी रेट है 10%। तो वैट अभी यहाँ पे कितना आ गया आपका, 1,100 रुपीज आ गया। कितना आ गया, 1,100। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है इसमें। अभी देखो ना, मेरा बनाने का खर्चा कितना था, 10,000 रुपीज। खर्चा कितना था, 10,000। बट मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है, 1,100। अगर मैं सिर्फ इसके ऊपर वैट पे करता था 10%, तो वो कितना आना चाहिए था, 1,000। बट मेरा वैट कितना आ रहा है, 1,100। मेरा वैट कितने रुपीज से बढ़ रहा है, यहाँ पे 100 रुपीज से वैट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि मेरे से टैक्स के ऊपर टैक्स लिया गया। देखो ना, ये 1,000 के ऊपर भी मैं बोलूँ 10% आ चुका है। तो ये जो 1,000 है, इस केस में क्या हो रहा है, टैक्स ऑन टैक्स आप लोगों का लग रहा है। टैक्स ऑन टैक्स, इसकी वजह से मेरा कॉस्टिंग बढ़ रहा था।
दो गवर्नमेंट अलग अलग काम कर रही है, बट जो बिजनेसमैन है उसको तो टैक्स देना पड़ रहा है। बिजनेसमैन टैक्स दे रहा है, उसको प्रॉब्लम नहीं था, बट टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़ रहा था। समझा आपको प्रॉब्लम नंबर 1? क्या प्रॉब्लम था? टैक्स ऑन टैक्स। देखो मैं आप लोगों को जीएसटी आने के पहले का पूरा इंडिया का इनडायरेक्ट टैक्सेशन का सिस्टम समझा रहा हूँ, बट साथ ही साथ में मैं आप लोगों को ये भी कवर करवा रहा हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, डेफिशिएंसीज थी पहले वाले टैक्स रेजिम के अंदर, जिसकी वजह से जीएसटी लाना पड़ा। तो ये था नंबर 1, टैक्स ऑन टैक्स। चलो नंबर 2 चीज पे आ जाते हैं अपन, ठीक है। नंबर 2 एकदम सिंपल है, पहले मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ वैट का फंक्शनिंग कैसा था। वैट का फंक्शनिंग कैसा था? अच्छा, वैट का फुल फॉर्म क्या था? वैल्यू एडेड टैक्स। क्या फुल फॉर्म था? वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे था एक पर्सन 1 जो कि कौन से स्टेट का था? महाराष्ट्र का, ठीक है। उसने सेल किए गुड्स पर्सन 2 को। ये पर्सन 2 कौन से स्टेट का था? गुजरात स्टेट का था। इसने इसको दिया गुड्स। पर्सन 2 ने उसको क्या पे किया? लेट से 1100 रुपीज। कितना पे किया? 1100। 1100 का बाइफर्केशन ऐसा था, 1000 रुपीज गुड्स का वैल्यू था। 1000 रुपीज क्या था? गुड्स का वैल्यू, और 100 रुपीज क्या था? वैट। तो ये ट्रांजैक्शन में ये जो वैट है ना, ये बन जाता था रेवेन्यू। रेवेन्यू कौन सी गवर्नमेंट का? महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। कौन से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बनता था? महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। और अगर इसने इसको सप्लाई किया आगे, चलो एक सेकंड के लिए ऐसे समझो, एक ही सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा और बेसिक में जाता हूँ। इसने इसको सप्लाई किया महाराष्ट्र में, कोई प्रॉब्लम नहीं। किधर सप्लाई किया? महाराष्ट्र। पर्सन 2 ने पर्सन 3 को वापिस से सप्लाई किधर किया? महाराष्ट्र, ठीक है। क्या सप्लाई किया? गुड्स। पर्सन 2 ने उसको कितना पैसा दिया? लेट से 1650 रुपीज दिया। उसका बाइफर्केशन ऐसा हुआ, 1500 के थे आपके गुड्स, और 150 रुपीज का क्या था? वैट। अभी ध्यान से देखना, ये जो पर्सन 2 है, पर्सन 2, इसने जो पर्सन 3 को सप्लाई किया, कहने से यहाँ पे एकदम ध्यान से देखना, पर्सन 2 को गवर्नमेंट को 150 रुपीज का वैट पे करना है। 150 रुपीज का वैट पे करना है, ठीक है। माइनस होता था 100 रुपीज का वैट ऑलरेडी पेड। देखो पर्सन 2 ने जब परचेस किया था तब 100 रुपीज पे किया था, वो माइनस कर दो। पर्सन 2 को अपने पॉकेट से 150 रुपीज का वैट क्या आता था? पेबल। 50 रुपीज का क्या आ गया? वैट पेबल आ गया। अगर आप पर्सन 2 की बात कर रहे हो, स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हो यहाँ पे? पर्सन 2। तो देखो इसका सेलिंग प्राइस कितना था? 1500। इसका कॉस्ट कितना था? 1000। इसने कितने रुपीस का वैल्यू ऐड किया मार्केट में? 500। और 500 के ऊपर 10% अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना आता है? 50। उतना ही उसका वैट पेबल आता था। सुनने में काफी मजेदार है ना। अभी प्रॉब्लम क्या आती थी वो सुनो, इसके अंदर की प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 1 देखो, ये पर्सन था महाराष्ट्र का, इसने किसको सप्लाई किया? सेल किया गुजरात वाले को। कितने का गुड्स बेचा? लेट से सेम 1100, जिसमें से 1000 था गुड्स का प्राइस, और 100 रुपीज किसका प्राइस था? वैट था। गुजरात वाले ने मान लो गुजरात वाले ने आगे सप्लाई किया गुजरात वाले को। इसको सप्लाई किया गुजरात वाले को। क्या सप्लाई किया? गुड्स। कितना टैक्स, कितना पैसा लिया? 1650। अभी गुजरात वाले ने जो पैसा लिया उसके अंदर 1500 रुपीज किसका आ गया? गुड्स का आ गया। 150 रुपीज किसका आ गया? वैट। देखो ये जो 100 रुपीज का वैट है, ये जो रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू कौन सी गवर्नमेंट का था? महाराष्ट्र गवर्नमेंट। इसका रेवेन्यू था महाराष्ट्र गवर्नमेंट। देखो मैं एक लाइन को लिख रहा हूं, बहुत ही ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट लाइन है। वैट वॉज सोर्स बेस्ड टैक्सेशन। वैट वॉज सोर्स बेस्ड टैक्सेशन, ये सब आपको लिखना है मेरे साथ। दैट इज स्टेट फ्रॉम वेयर ट्रांजैक्शन वॉज स्टार्टेड यूज्ड टू गेट वैट रेवेन्यू। यानी कि जो स्टेट से आपका ये चालू हुआ था ना ट्रांजैक्शन, उस स्टेट को वैट का रेवेन्यू मिलता था। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, ये रेवेन्यू कौन सी गवर्नमेंट का हुआ? ये रेवेन्यू हो गया आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। ये
ये जो रेवेन्यू है ये कौन से गवर्नमेंट का हो गया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। अभी देखो, ये था अपना भैया पर्सन 1, ये था अपना पर्सन 2, ये था आपका पर्सन 3। अभी पर्सन 2 को गवर्नमेंट को वैट जो पेबल है, वैट पेबल वो कितना रुपीस का है? तो ये रहा सर 150 रुपीज का पेबल है, माइनस वैट ऑलरेडी इसने देखो पेड कितना किया हुआ है 100 रुपीज। तो आइडियली इसके लिए वैट पेबल, इसके लिए आइडियली वैट पेबल कितना रुपीस का आना चाहिए था? 50 रुपीज, क्योंकि इसने अगर मैं इसी की बात करूं तो वैल्यू कितने रुपीस का ऐड किया? तो देखो 1500 माइनस 1000, आइडियली 500 का वैल्यू ऐड किया, तो 10% वैट लेगा कि इतनी अमाउंट आनी चाहिए थी सर, बराबर यही पहले देखा। बट यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट इसको क्या बोलता मालूम है क्या? कि तूने ये 100 रुपीज मेरे को पे किया ही नहीं। तूने कौन सी गवर्नमेंट को पे किया है? ये कौन सी गवर्नमेंट को पे किया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो तू इसका क्रेडिट मेरे से क्यों ले रहा? तूने अगर मेरे को पे किया रहता तो मैं तुझे 100 रुपीज माइनस करने दूं, बट तूने तो ये पे किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, मुझे मेरा 150 रुपीज पूरा चाहिए। तो ये पर्सन को अभी कितना अमाउंट पे करना पड़ता था? 150 रुपीज गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था, यानी कि एक ही ट्रांजैक्शन के ऊपर 2 बार टैक्स लगता था वैट। बेसिक बता रहा हूं मैं, बेसिक, इन डिटेल नहीं, कुछ नहीं। यहां तक समझा क्या आप लोगों को? यहां तक समझा क्या? तो इस केस में गवर्नमेंट ने इससे बचने के लिए यहां पे कंसेप्ट लाया था सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्या कंसेप्ट लाया था? सेंट्रल सेल्स टैक्स। अज्यूम बोलो, अभी मैं रेट्स आपको हाइपोथेटिकल बता रहा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट को समझने के लिए। लेट से अभी ये जो महाराष्ट्र वाला बंदा है, अगर ये महाराष्ट्र में सप्लाई करता था तो 10% लगता था वैट, अज्यूम कर लो। बट ये महाराष्ट्र वाला जब अभी गुजरात में सप्लाई करता था तो यहाँ पे लगाने लग गए CST, लेट से 2%। बट ये 2% जो है ना, ये कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट वैट। तो ये जो है दैट इज इट बिकम्स कॉस्ट। ये क्या बन जाता था? कॉस्ट बन जाता था। समझा क्या प्रॉब्लम? ये क्या बन जाता था? कॉस्ट। चलो दूसरा, अगला वाला पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एवरी स्टेट हैड डिफरेंट वैट लॉज ड्यू टू विच देयर वॉज इनबैलेंस ऑफ ट्रेड। इसका क्या मतलब है? हर एक स्टेट के ना अलग अलग वैट लॉज थे। लेट से अभी समझो, ये घड़ी है, एक एंड कंज्यूमर है, ठीक है। आप लोग कौन हो? एंड कंज्यूमर। आप लोग ये घड़ी 2 स्टेट में परचेस करने के लिए गए। पहला आप लोग गए महाराष्ट्र, दूसरा आप लोग परचेस करने के लिए गए गुजरात। घड़ी का कॉस्ट दोनों जगह पे सेम है, लेट से 10,000। महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपसे 18% वैट लेता था, यानी कि आपका टोटल कॉस्ट कितना होता था? 10,000 प्लस 18%, जो कि होता था 11,800। गुजरात गवर्नमेंट आपसे टैक्स वैट कितना लेता था? 12%, यानी कि कितना हो गया ये? 10,000 प्लस 12%, ये हो गया आपका 11200। आगे क्या दिक्कत? मुझे बताओ, अगर आप लोग एंड कंज्यूमर हो, आपके लिए गुजरात में प्राइस चीप है। अगर गुजरात में प्राइस चीप है तो आप लोग बाय गुजरात से करोगे, क्योंकि आपको सस्ता मिल रहा। महाराष्ट्र में भी सेम प्रोडक्ट है, बट क्योंकि वैट का परसेंट ज़्यादा है, इसके लिए यहाँ पे मैं बोलूँ, यहाँ पे उसका सेल कम होने लग गया, क्योंकि वैट के रेट अलग थे। तो हर एक स्टेट का रेट अलग अलग था, उसकी वजह से क्या होता था ना, इनबैलेंस ऑफ ट्रेड देखने के लिए मिलता था। ये एक प्रॉब्लम था। फिर आया फोर्थ प्रॉब्लम, ठीक है, डबल टैक्सेशन ऑन सिंगल ट्रांजैक्शन। डबल टैक्सेशन ऑन सिंगल ट्रांजैक्शन, इसका क्लासिक एग्जांपल था रेस्टोरेंट। देखो, आप लोग अगर होटल में जाके खाना खा रहे हो, होटल में जाके क्या कर रहे हो? होटल में जाके खाना खा रहे हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता था आप लोगों ने सर्विसेज लिए। क्या लिए? सर्विसेज। इसके लिए वो आपके ऊपर चार्ज करता था सर्विस टैक्स। बट स्टेट गवर्नमेंट का बोलना आता था नहीं, आप लोगों ने जो फूड लिया है वो फूड आता है गुड्स कैटेगरी के अंदर, तो आपने क्योंकि गुड्स लिया इसके लिए मैं आपके ऊपर क्या लगाऊंगा? वैट लगाऊंगा। ये प्रॉब्लम ऐसा हो गया
ट्रांजेक्शन एक ही है, रेस्टोरेंट में 1000 रुपये का आपने खाना खाया, बट सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोल के सर्विस टैक्स लेता था, स्टेट गवर्नमेंट उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोल के उसके ऊपर वैट लेता था। अगेन प्रॉब्लम। चलो एक लास्ट प्रॉब्लम मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, फिर खत्म करूंगा। मल्टीपल टैक्स पॉइंट्स या तो मल्टीपल टैक्सेशन इवेंट बोल सकते हो, ठीक है। क्या होता था, जब प्रोडक्शन होता था तब आपको पे करना पड़ता था एक्साइज ड्यूटी, फिर जब सेल होता था तब पे करना पड़ता था वैट, यानी कि एक ही ट्रांजैक्शन के लिए दो दो बार अलग अलग पॉइंट पर टैक्स देना पड़ता था। और एक लास्ट छोटा सा पॉइंट, ठीक है, सर्विस टैक्स एंड वैट कुड नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट ईच अदर। देखो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस है, उसने ऑफिस में सर्विसेज देने के लिए क्या लिया, कंप्यूटर, उसके ऊपर क्या पे किया रहेगा, वैट। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपने क्लाइंट्स को क्या दिया रहेगा, सर्विस, उससे क्या कलेक्ट किया रहेगा, सर्विस टैक्स। तो जो ये मुझे सर्विस टैक्स की अमाउंट पे करनी पड़ती थी वो पूरी पे करनी पड़ती थी, जो मैंने ऑलरेडी वैट पे किया ना वो रिड्यूस करने का परमिशन नहीं था, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट अलग है। सिमिलरली अगर मान लो ना ये क्लाइंट कल जाके आगे गुड्स बेच रहा है, तो उसने अपने क्लाइंट से क्या पे किया रहेगा, वैट। उसने जो सर्विस टैक्स ऑलरेडी पे किया उसका भी सेट ऑफ क्लाइंट को नहीं मिलता था। सर रीजन क्या है, रीजन बहुत सिंपल है, ये जो वैट का रेवेन्यू है कौन से गवर्नमेंट का था, स्टेट गवर्नमेंट। सर्विस टैक्स का रेवेन्यू कौन से गवर्नमेंट का था, सेंट्रल गवर्नमेंट। समझा क्या। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं देता था, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं देता था। बाबा कई सारी दिक्कत थी, कई सारी। तो टोटल मैं आप लोगों को बोलूं क्या, टोटल है ना, टोटल ध्यान से सुनना, टोटल 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके क्या बनाना था आपका जीएसटी, जिसके अंदर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के भी टैक्सेस थे और स्टेट गवर्नमेंट के भी टैक्सेस थे। टोटल कितने, 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करना था। सर ठीक है, मर्ज करना था। फिर अभी है ना, आ जाओ चैप्टर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट लिस्ट कौन सी थी आप लोगों की, यूनियन लिस्ट। अभी समझो यूनियन लिस्ट के अंदर जीएसटी को लेके आ गए रहते थे, तो किसके पास अथॉरिटी थी टैक्सेस को लेवी करना और कलेक्ट करना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। किसके पास था, सेंट्रल गवर्नमेंट। सर कौन से टैक्सेस की अथॉरिटी है उनके पास, चलो जीएसटी के आने के फिर उनके पास अथॉरिटी थी इनकम टैक्स की। किसकी अथॉरिटी थी, इनकम टैक्स की, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। फिर इनके पास अथॉरिटी थी, यहाँ पे लिख के लेना मेरे साथ आप लोग, लिख के ले लो सब लोग, एक्साइज ड्यूटी एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं, समझ में आएगा आप लोगों को। यानी कि सेंट्रल यूनियन लिस्ट ने क्या बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे पास इनकम टैक्स की पावर है, अगर कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है उसके ऊपर तुम लोग सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा सकते हो अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी थी एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाने की, और क्या लगाने की, यहाँ पे ध्यान से देखना, लिख के ले लो, लगा तो मेरे साथ में आप लोग इमीडिएटली, एक्साइज ड्यूटी ऑन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसकी अथॉरिटी किसके पास थी, स्टेट गवर्नमेंट के पास। अभी देखो ना, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों के टैक्सेस को मर्ज करके अपने को जीएसटी लेके आना था। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि इसको कौन से लिस्ट में लेके आए। अगर इसको कल जाके यूनियन लिस्ट के अंदर लेके आते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा पावर आ गया रहता था टैक्सेस को लेवी करना और कलेक्ट करना। तो स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम इसके अंदर नहीं लेके आने देंगे। फिर अगर ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता तो प्रॉब्लम कल जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को हुआ रहता, इसके लिए जीएसटी को स्टेट लिस्ट के अंदर भी नहीं लेके आया। तो लास्ट ऑप्शन कौन सा बचता था, कॉन्करेंट लिस्ट। कौन सा ऑप्शन बचता था, कॉन्करेंट लिस्ट। चलो ठीक है, मान लो आज जीएसटी को कॉन्करेंट लिस्ट में लेके भी आ गए, बट इसके अंदर एक प्रोविजन क्या है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सुपरसीड कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आज भले ही जीएसटी को आप लोग कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर लेके आ जाओ, बट कल जाके फ्यूचर में अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी बात से कॉन्फ्लिक्ट होता था तो चली किसकी रहती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की।
तो स्टेट गवर्नमेंट बोला हम जीएसटी कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं लेके आएंगे, क्योंकि फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। आज तुम प्यारी प्यारी बातें करके जीएसटी लेके आ भी जाओ, बट फ्यूचर में अगर अपने बीच में झगड़ा हो गया तो तुम्हारी बात हमें सुननी पड़ेगी। हम इस बात के लिए रेडी नहीं है। तो अभी करेगा। और स्टेट गवर्नमेंट ने ना सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बात बहुत क्लियर कर दी थी कि देख देख, कौन बोल रहा है ये, कौन बोल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। किसको बोल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। देख तो जीएसटी के अंदर सब चीजों को लेके हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो एक पर्टिकुलर आइटम है ना, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके ऊपर टैक्सेस लेवी और कलेक्ट करने का पावर हमेशा हम लोग हमारे पास रखने वाले हैं। अगर तू इस चीज को जीएसटी के अंदर लेके आया तो हम लोग इस बात के लिए मंजूर नहीं है, हम लोग मंजूर नहीं है। सर स्टेट गवर्नमेंट ऐसे कैसे बोल सकता, तो देखो स्टेट गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया था स्टेट लिस्ट के अंदर कि तू टैक्सेस लगा के लेवी कर और कलेक्ट कर। तो स्टेट गवर्नमेंट का बोलना था तू सब चीजों के ऊपर जीएसटी ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे हम जीएसटी नहीं लगाने देंगे। सर ऐसा कितने साल चला, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बात को देखो आप, जीएसटी 2017 में भली आया, बट अगर मैं इसकी हिस्ट्री में जाऊँ तो ईयर 2000 में एक केलकर टास्क फोर्स कमेटी बनी थी जिसको काम सौंपा गया था इंडिया में जीएसटी को कैसे लाए वो सोचने के लिए। देखो आपको लग रहा है 2017 में इंडिया में जीएसटी आया, भैया फ्रांस जो फर्स्ट कंट्री ने जीएसटी एप्लीकेबल किया था वो 1954 में किया था। अपनी प्लानिंग तो 2000 से चालू थी, बीच में तो कई सारे और ईयर्स के कई सारे इवेंट्स है, वो तो हम लोग देखेंगे नहीं क्योंकि एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, बट ये जो अगली चीज पढ़ रही उसके लिए मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। यहां तक कि 2006 में जो तब के फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम सर, उन्होंने बोल दिया था कि 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी आने वाला है, ये अनाउंसमेंट हो चुका था। फिर इतनी प्रॉब्लम है कि जीएसटी बन ही नहीं पाया। फिर फाइनली 2016 में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया वाया 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। सर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड क्यों किया, क्योंकि भैया जीएसटी को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराना था। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन को वाया कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 किया गया ताकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 3 आर्टिकल्स ला पाए। ऐसे तो बहुत सारे लाए थे बट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। आर्टिकल 246A जो कि बात करता है इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया, आर्टिकल 246A ने लाया है। अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी कि आर्टिकल 246 भले ही नया आया हो, उसने कहा मैं हर एक चीज के ऊपर जीएसटी लगाऊंगा, बट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे मैं जीएसटी नहीं लगाने वाला। तो सर इसके अंदर क्या बोला गया हुआ है अभी कि बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव इक्वल पावर टू लेवी एंड कलेक्ट जीएसटी। कौन सा आर्टिकल है भैया, ये आपका आर्टिकल 246A जिसने इंडिया में जीएसटी को इंट्रोड्यूस कराया अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में, जिसमें सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को इक्वल पावर दिया गया है जीएसटी को लेवी करना और कलेक्ट करना। यहां तक क्लियर है क्या आप सभी को, बताओ। चलो सर आपने यहां पे बताया कि 3 आर्टिकल थे, तो ये तो हो गया आपका पहला वाला आर्टिकल, आर्टिकल 246A। अगला आर्टिकल कौन सा है, तो अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल, अरे क्या हो गया, एक ही सेकंड, क्या हो गया इसमें, हाँ अगला आता है आपका आर्टिकल 279A। कौन सा आर्टिकल आता है आपका, आर्टिकल 279A। आर्टिकल 279A किसकी बात करता है, तो आर्टिकल 279A बात करता है आप लोगों का किसकी बात करता है ये, जीएसटी काउंसिल। सर क्या है जीएसटी काउंसिल, तो देखो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के दोनों के टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी बनाएगा, तो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाएगी, एक इंडिपेंडेंट कमिटी बनाई गई जो पूरे जीएसटी का ओवरव्यू करेगा। इसका काम है पूरा जीएसटी का क्या करना, ओवरव्यू करना। ओवरव्यू मतलब क्या, जीएसटी कितने परसेंटेज से लगेगा, जीएसटी के क्या रेट्स रहेंगे,
क्या लिमिट रहेगी जिसके ऊपर अगर पर्सन का टर्नओवर गया तो जीएसटी लगाना पड़ेगा, कौन से गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नहीं लगाना है, ये सारा जो भी जीएसटी का फंक्शनिंग है वो फंक्शनिंग करने के लिए आपका क्या बनाया गया, जीएसटी काउंसिल बनाया गया। कौन से आर्टिकल के अंदर बनाया गया, आर्टिकल 279A। सर फिर इसके अंदर तो दोनों लोग रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी लोग रहेंगे और स्टेट गवर्नमेंट के भी लोग रहेंगे, बिल्कुल सही। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आते हैं आपके फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट के लिए आते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट, प्लस जो भी आपके रेवेन्यू मिनिस्टर है या तो जो भी आपके टैक्सेशन के मिनिस्टर है वो मेंबर्स रहते हैं आपके जीएसटी काउंसिल। सर जीएसटी काउंसिल की कुछ बेसिक बातें, अगर आपको मीटिंग, जो भी मीटिंग है जहाँ पे जीएसटी काउंसिल के डिसीजंस वगैरह हो रहे, वो मीटिंग को अगर वैलिड डिक्लेयर करना है, वैलिड, तो एक कोरम रहता है। कोरम यानी कि मिनिमम इतने लोग प्रेजेंट, एक मिनट ये आर गलत ना दिख जाए आप लोगों को, ऐसे वापिस लिख देता हूँ। एक कोरम होता है, कोरम, कोरम यानी कि मिनिमम कितने लोग प्रेजेंट रहने चाहिए एक मीटिंग को वैलिड डिक्लेयर करने के लिए। तो कोरम एटलीस्ट जितने टोटल मेंबर्स है काउंसिल के उसका 1/2 तो भी लोग रहने चाहिए। जो भी डिसीजन लेना है, डिसीजन वो कितने मेजोरिटी से पास होना चाहिए, मेजोरिटी उसके लिए पास होना चाहिए 3/4 लोगों ने उसके ऊपर वोट करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो वोट है उसका वेटेज रहता है 1/3 ऑफ वेटेड वोट। सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना रहता है, 1/3 ऑफ वेटेड वोट, सारे स्टेट्स की मिला के 2/3 ऑफ वेटेड वोट का इनको दिया जाता है। ये था आप लोगों का जीएसटी काउंसिल। एक बात को ना बहुत ध्यान से देखना, मैं जो लिख रहा हूँ प्लीज स्पेलिंग को इग्नोर कर लो, ये मेरी स्पेलिंग है, मेरे को समझ में आ रहा, आपको जो सही स्पेलिंग लगती है वो लोग वो लिख लो, ठीक है, ध्यान से सुनना। जीएसटी काउंसिल का काम है रेकमेंडेशन करना। क्या करना, रेकमेंडेशन करना। कोई गुड्स और सर्विसेज को जीएसटी से हटाना है तो रेकमेंड करेगा काउंसिल कि इसके ऊपर जीएसटी लगाओ मत लगाओ, इतना परसेंट लगाओ। बट इसको जो नोटिफाई करेगा, नोटिफाई वो करेगा गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गैजेट। गवर्नमेंट इसको ऑफिशियल गैजेट में क्या करेगा, नोटिफाई करेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 आर्टिकल को पढ़ लिया। अपना जीएसटी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा था वाया कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016। 3 आर्टिकल्स को इंसर्ट किया था जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। आर्टिकल 246 है जो कि इंडिया में जीएसटी के इंट्रोडक्शन की बात करता है अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आर्टिकल 279 बात करता है जीएसटी काउंसिल के बारे में। सो तीसरा आर्टिकल है आर्टिकल 269 जो रेलेवेंट टाइम आएगा तब मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। तो सर इसका मतलब क्या हम लोग ये कंक्लूड करने के लिए बोल सकते हैं क्या कि देखो आज के टाइम पे चलो मैं इसको न्यू पेज पे लिखता हूँ, एक ही सेकंड ना, हाँ सर आज के टाइम पे ये जो चीज़ है जो आप बोलते हो, कौन सी चीज़ बोलते हो सर आप, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये जीएसटी में आज नहीं है, नहीं बच्चा देखो ये जीएसटी में कभी नहीं आएगा, ये जीएसटी में कभी नहीं आएगा। सर इसके ऊपर जीएसटी लगाना होगा तो आपको क्या करना होगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। इफ जीएसटी लगाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। सिमिलरली आपके ना यहाँ पे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, 5 क्या है, अरे स्पेलिंग वापिस से गलत हो गई प्लीज यार, मेरी स्पेलिंग के ऊपर है ना आप लोग थोड़ा सा ध्यान मत देना, आप लोगों को जो सही स्पेलिंग पता है वो लिखा करो। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, उसके नाम मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये ना जीएसटी में अभी नहीं है, वर्ड्स को ध्यान से सुनना, ये जीएसटी में अभी नहीं है। देखो यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया था मैंने, कभी नहीं, और यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, अभी नहीं है। सर ये फ्यूचर में आएगी क्या, यस फ्यूचर में जीएसटी लग सकता है फ्रॉम द डेट एज recommended, from the date as recommended by council
and notified by government in ऑफिशियल गैजेट। फ्यूचर में 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लग सकता है जब से काउंसिल उसको रेकमेंड करेगा, गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा। सर यानी कि इसके ऊपर कोई भी टैक्सेस नहीं लगते क्या आज के टाइम पे? वैसा नहीं है। इसके ऊपर जब आज प्रोडक्शन होता है तब क्या लगता है आपका? स्टेट एक्साइज ड्यूटी। क्या लगता है? स्टेट एक्साइज ड्यूटी। और ये जब सेल होता है ना तब इसके ऊपर क्या लगता है? वैट या तो लगता है सीएसटी। सिमिलरली 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जब आज के टाइम पे प्रोडक्शन होता है तब इसके ऊपर लगता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। क्या लगता है आपका? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। और जब इसका सेल होता है तब इसके ऊपर क्या लगता है आपका? वैट या तो लगता है सीएसटी। समझा आपको? ये थे आपके 2 पॉइंट्स। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसको जीएसटी में हम लोग क्या बोलेंगे? अभी नहीं। और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसको हम लोग जीएसटी में क्या बोलेंगे? कभी नहीं। क्लियर है? बस मैं सिर्फ और सिर्फ आज आप लोगों को जीएसटी का बैकग्राउंड बताने वाला हूं, ठीक है? लिखते चलो मेरे साथ, आप लोगों को काफी फायदेमंद रहेगा। देख लो यहां तक सबका लिख के हो गया है क्या? या तो वीडियो को पॉज करके लिख लो। चलो बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। तो यहां तक आई होप आप लोगों को समझ गया रहेगा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा था। क्यों अमेंड करना पड़ा था उसके रीजंस हम लोग समझ लिए। आर्टिकल 246A लाया जिसके इंट्रोडक्शन कर रहे जीएसटी का इंडिया के अंदर, है ना। फिर आर्टिकल 279 है जो कि बात कर रहा था जीएसटी काउंसिल की। फिर जीएसटी आने के पहले क्या टैक्स स्ट्रक्चर था, क्या क्या डेफिशिएंसीज थी, वो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, ठीक है। चलो फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स देखेंगे। सबसे पहला ये टैक्स है ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज। ये आप लोगों को लिखना है, सारे पॉइंट्स लिखने। लिखो सबसे पहले बुक के अंदर हेडिंग दो फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। हेडिंग दो फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा आप लोगों का? इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। सेकेंड पॉइंट क्या आएगा आप लोगों का? टैक्स लगता है कमोडिटीज एंड सर्विसेज के ऊपर। लिखो फर्स्ट पॉइंट गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। मैंने अभी आप लोगों को बताया गवर्नमेंट कितना पैसा कमा रहा है इनसे। सेकेंड पॉइंट क्या दोगे आप लोग? टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज। थर्ड पॉइंट क्या देंगे आप लोग? शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। थर्ड पॉइंट क्या दे रहे हो आप लोग? शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। देखो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन का क्या मतलब है, यहाँ पे एक एग्जांपल से समझ के लेना। यहाँ पे था भैया मैन्युफैक्चरर, उसने गुड्स किसको दिए? होलसेलर। होलसेलर ने किसको दिए? रिटेलर। रिटेलर ने किसको दिया? एंड कंज्यूमर। किसको दिया? एंड कंज्यूमर। एक अमाउंट से लेके समझाता मैं। यहाँ पे इसने बेचा 1000, इसने दिया 1200, इसने दिया 1400। जीएसटी का रेट 10% पकड़ो। 10% से जीएसटी 100 लगा रहेगा। होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को कितना दिया? 1100। इसने 120 से इसको कितना दे दिया टोटल? लेट्स से 1320। इसने 140 रुपीज़ लगा के कितना पैसा दे दिया रहेगा? 1540। रिटेलर की बात करो, रिटेलर को गवर्नमेंट को 140 रुपीज़ पे करना है, बट उसने 120 रुपीज़ ऑलरेडी पे किया है, तो अपने पॉकेट से कितना पे करेगा? 20। बट ये बर्डन जो है पूरा जीएसटी का, ये अल्टीमेटली जो फाइनल बर्डन है, वो किसके ऊपर आ रहा है आप लोगों का? एंड कंज्यूमर के ऊपर आ रहा है। किसके ऊपर आ रहा है? एंड कंज्यूमर। तो यहाँ पे हर एक पर्सन बर्डन को शिफ्ट कर रहा है। रिटेलर ने 140 रुपीज का बर्डन शिफ्ट किसके ऊपर कर दिया? एंड कंज्यूमर के ऊपर। यहाँ पे लिखो आप लोग शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, फुल स्टॉप, एंड कंज्यूमर नहीं, बर्डन ऑफ इन जीएसटी इज ऑन इन एंड कंज्यूमर। इसके ऊपर बर्डन आता है पूरा एंड कंज्यूमर के ऊपर, सारा का सारा बर्डन आता है, ठीक है। फिर नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट मीन्स। या देखो ना, आप लोग भी जब मोबाइल खरीदते हो, आप लोग शॉपकीपर को या तो कपड़े खरीदते हो, आप लोग आपका पैसा दे देते हो, बट वो पैसे के अंदर टैक्स इंक्लूडेड रहता। तो मैं से बोलूँ आप सब भी टैक्स पे करते हो, खाली आपको ये समझ में नहीं आता कि आपका टैक्स गवर्नमेंट तक कैसे जा रहा है, क्योंकि आप अपने पॉकेट से डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे हो, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है इन्फ्लेशनरी। इन्फ्लेशनरी का क्या मतलब है? देखो लेट से एक प्रोडक्ट इस साल मिल रहा है 10,000 रुपीज का,
उसके ऊपर जीएसटी लग रहा है 10%, यानी कि जीएसटी कितना आ गया 1000। अभी इन्फ्लेशन क्योंकि मार्केट का प्राइस बढ़ गया, ये प्रोडक्ट अगले साल हो गया 1200 रुपीज का, सॉरी 12,000 का। आपने जीएसटी का परसेंट नहीं बढ़ाया, वो अभी भी 10% है, बट अभी जीएसटी कितना हो गया 1200। देखो जीएसटी के अंदर इंक्रीज है, बट परसेंटेज क्या है आपका कांस्टेंट, परसेंटेज क्या है कांस्टेंट। तो ये इंक्रीज क्यों हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। समझा कि आप लोगों को ड्यू टू इंक्रीज इन क्या हो रहा है, वो प्राइस हो रहा है। तो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आपके टैक्सेस के ऊपर आ जाएगा। फिर आएगा वाइडर टैक्स बेस, ज्यादा लोग इनकम टैक्स के कंपैरिजन में जीएसटी को कलेक्ट करना इजी माना जाता है। फिर आता है प्रोमोट सोशल वेलफेयर। देखो दो कमोडिटी है, एक है मिल्क, दूसरा क्या है आप लोगों का टोबैको। मिल्क के ऊपर गवर्नमेंट हो सकता है जीएसटी 0% ले या तो कम परसेंट ले, बट टोबैको के ऊपर ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज गवर्नमेंट जीएसटी लेगा। और लास्ट में आता है रिग्रेसिव इन नेचर, तुम्हारा इनकम कितना भी हो, तुम्हारा इनकम कितना भी हो, जीएसटी सबके लिए सेम रेट रहता, जीएसटी सबके लिए क्या रहेगा सेम रेट से। सर एक बात बताओ ना, व्हाट आर जीएसटी रेट्स इन इंडिया, व्हाट आर जीएसटी रेट्स इन इंडिया। तो देखो इंडिया के अंदर जो कॉमनली यूज रेट है, कॉमनली यूज रेट्स वो है आपके 0%, 12%, 5%, 18% एंड 28%, ये कॉमनली यूज है। बट अगर मैं कुछ अनकॉमन बात करूं, जैसे कि हो गया आप लोगों का गोल्ड एंड सिल्वर, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा 3% से। अगर मैं बात करूं डायमंड्स की, तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा 0.125% से। और भी कुछ रेट्स है जीएसटी के, बट वो ना ही आपके एग्जाम में आएंगे, ना ही जनरल लाइफ में ज़्यादा यूज होंगे। तो ये हो गया आप लोगों के कॉमन रेट। सर इंडिया में आज देखो, इंडिया में आज हाईएस्ट रेट कितना है, आज हाईएस्ट रेट कितना है इंडिया में जीएसटी का, तो वो है 28%। कितना परसेंट 28। और ये मैक्सिमम कितना परसेंटेज गवर्नमेंट जीएसटी लगा सकेगा, तो वो लगा सकेगा 40% मैक्सिमम, 40% लगा सकता है। कितना परसेंट लगा सकता है, 40% तक गवर्नमेंट आपसे जीएसटी कलेक्ट करवा सकता है। अगेन ये आप लोगों का हो गया जस्ट फॉर योर नॉलेज, जस्ट फॉर नॉलेज, ठीक है, मालूम भी रहना जरूरी है ना, जस्ट फॉर नॉलेज, ठीक है। चलो ओके। तो जीएसटी क्या आता है आपका, जीएसटी जितना भी इकोनॉमी में वैल्यू आपने ऐड किया उसके ऊपर आपसे टैक्स लेते हैं। कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट मिलता है, पिछले स्टेज में आपने जितना भी टैक्स पे किया उतना आप लोगों को क्रेडिट मिलते जाएगा। एंड कंज्यूमर के ऊपर फाइनल बर्डन आएगा, कोई भी कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स नहीं लग रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड यानी कि कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब यहाँ पे लिख के लो, दैट इज स्टेट वेयर गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर कंज्यूम्ड shall get the revenue। यानी कि अगर समझो कल जाके महाराष्ट्र ने कोई भी गुड्स गुजरात को दिए, ये बन गया मेरा सोर्स स्टेट, गुजरात क्या बन गया मेरा डेस्टिनेशन स्टेट। ये लिखना है बच्चों आप लोगों को। तो ये जो ट्रांजैक्शन पे लेट से एज्यूम कर लो जीएसटी था लेट से 500 रुपीज का, तो ये 500 रुपीज का रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू वो कौन सी गवर्नमेंट का बन जाएगा, गुजरात गवर्नमेंट का बन जाएगा, क्योंकि वहां पे अल्टीमेट आपका कंजम्पशन हो रहा है। या तो डेस्टिनेशन बोल दो, या तो दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हो आप लोग, कंजम्पशन। क्लियर है क्या, डन यहां तक सबका। चल, वन नेशन वन टैक्स लग रहा, डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी लग रहा है। अरे यार एक वर्ड आ गया यहाँ पे, डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी। चलो ये ना एक 2 मिनट बाद मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। पहले ये नीचे वाला जो पॉइंट हमने देखा था उसको कंप्लीट करते, फिर ये डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी एग्जैक्टली क्या रहता है उतना देखेंगे। फिर आज का क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है कंक्लूड कर देंगे। आई गेस 1 hour 20 minutes 1 hour 25 मिनट्स तक फर्स्ट लेक्चर रहेगा। फिर अगले वाले लेक्चर में मैं पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आप लोगों का कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कहना इससे इसके ऊपर जीएसटी नहीं आता है और अभी नहीं या कभी नहीं, तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा, कभी नहीं। तो इसके ऊपर कौन से टैक्सेस लगते हैं, इसके ऊपर लगता है स्टेट का एक्साइज ड्यूटी और दूसरा लगता है वैट। अगला टैक्स कौन सा है आपका, सॉरी अगला प्रोडक्ट है 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। देखो
प्रोडक्ट नंबर 1 पेट्रोल क्रूड, फिर आता है आपका मोटर स्पिरिट, फिर आता है आपका हाई स्पीड डीजल, फिर आता है आप लोगों का नेचुरल गैस, फिर आता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये हो गया आपके 5 प्रोडक्ट। इसके ऊपर आज लगता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। क्या लगता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। और क्या लगता है? साथ ही साथ में वैट लगेगा। क्लियर है? तो ये जीएसटी में अभी नहीं या कभी नहीं, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे इधर? अभी नहीं। लिखते चलो मेरे साथ, एडिशनल टाइम नहीं मिलेगा। क्या लिखोगे यहाँ पे? अभी नहीं। ठीक है। फिर आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आज भी जीएसटी लगता है नील रेट से। सर नील रेट का क्या मतलब है? मतलब जो जीएसटी के जहाँ पे रेट्स लिखे हुए ना सारे, वहां पे रेट मेंशन है 0%, यानी कि एक्ट के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रेट कितना परसेंट दिया हुआ है? 0% दिया हुआ है। तो इसके ऊपर क्या टैक्स लगता है? इसके ऊपर लगता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। फिर आपके स्टैम्प ड्यूटी जीएसटी में मर्ज नहीं हुआ है, यानी कि वो आज भी एज इट इज एप्लीकेबल है। मोटर व्हीकल टैक्स आज भी लग रहा है, और एंटरटेनमेंट टैक्स ये आज भी लग रहा है। ठीक है। फिर गवर्नमेंट को है ना सर्टन गुड्स का, अभी ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट को है ना सर्टन गुड्स का कंजम्पशन या रादर डिमांड कम करवाना था। क्या करना था? कम करवाना था। अच्छा, डिमांड को कम करने के लिए कहना है इससे मेरे को प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। प्राइस को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और प्राइस को बढ़ाने के लिए कहने से टैक्स को भी बढ़ाना पड़ेगा। हाँ सर बराबर है, सही है। तो ऐसे 2 प्रोडक्ट्स है। कितने प्रोडक्ट्स है? 2, जिनके ऊपर जीएसटी तो लग ही रहा है, जिनके ऊपर जीएसटी लग रहा है, बट जीएसटी के पहले यानी कि जब प्रोडक्शन होता था तो जो टैक्सेस लगते थे वो भी लग रहे। सो 2 बार टैक्स लग रहा है। हाँ वही मैं समझा रहा, 2 बार टैक्स लग रहा। 2 बार टैक्स लगने से प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो गई। गवर्नमेंट यही चाहता है कि डिमांड कम हो। तो कौन से 2 टैक्सेस है? सबसे पहला सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये लगेगा आपका टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पे। बट अगर कोई भी इंडियन हेम्प पे, ओपीएम या नार्कोटिक ड्रग्स है उसके ऊपर लगेगा स्टेट एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी। क्लियर है आप सबको? हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर हो गया। बट सर ये कुछ तो आप बोल रहे थे ड्वेल मॉडल ऑफ जीएसटी, उसका मतलब समझाओ ना। तो चलो ये हमारा आज का लास्ट कंसेप्ट रहेगा इस चैप्टर का, मैं आप लोगों को समझाता हूँ इन डिटेल। देखो ध्यान से, जीएसटी इंडिया के अंदर ड्वेल मॉडल में चलता है। कौन से मॉडल में चलता है? ड्वेल मॉडल में। यानी कि जो जीएसटी का रेवेन्यू है ना, जीएसटी का रेवेन्यू वो 50% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, 50% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। कौन सा वाला स्टेट गवर्नमेंट? जहां पे क्या हो रहा है आपका कंजम्पशन हो रहा है। सोर्स वाले स्टेट गवर्नमेंट को नहीं। कौन से वाले स्टेट गवर्नमेंट को? कंजम्पशन वाले। समझ गए सर? आगे तो बोलो। देखो ध्यान से समझ के लेना। यहां पे ना आपके जो सप्लाई रहते हैं, क्या रहते हैं आपके? सप्लाई मालिक। वो सप्लाई ना 2 टाइप के होते हैं। वो सप्लाई कितने टाइप के रहते हैं आपके? 2। अभी आ रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले टाइप का सप्लाई को हम लोग बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई। दूसरे टाइप का सप्लाई जो है वो आपका क्या बन जाता है? इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बन जाता है? इंटर स्टेट सप्लाई। ध्यान से सुनना, एक पॉइंट सबसे पहले, चलो इसको मैं एंड में लिखवाता हूं। इंट्रा स्टेट सप्लाई यानी कि जब आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ये फॉल करता है सेम स्टेट या तो सेम यूनियन टेरिटरी के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। बट यही अगर आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई है बिटवीन 2 डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज और 1 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी, उसको बोला जाता है इंटर स्टेट सप्लाई। देखो यहां पे एक बात सबसे पहले मैं बोल दूं आप लोगों को, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इररिलेवेंट। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज इररिलेवेंट। मेरे लिए रिलेवेंट क्या है? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब ना एक एग्जांपल से समझो तुम लोग, ठीक है? ये था मेरा लोकेशन ऑफ सप्लायर, ये है मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई, ये है मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई, ये है मेरा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। मान लो लोकेशन ऑफ क्या? रेसिपिएंट।
तो ये सप्लाई कौन सा माना जाएगा? देखो ध्यान से, मेरा सप्लायर ए स्टेट में बैठा हुआ है, मेरा सप्लाई बी स्टेट में हो रहा है, रेसिपिएंट बी स्टेट में हो रहा है, सप्लाई कौन सा माना जाएगा? इंटरस्टेट सप्लाई। ठीक है, सप्लायर ए स्टेट में बैठा है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी ए स्टेट है, रेसिपिएंट बी स्टेट में बैठा हुआ है। मेरे को रेसिपिएंट से लेना देना ही नहीं है, मेरे को लेना देना किससे? सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इसको क्या माना जाएगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट के अंदर है। सर अगर सप्लायर ए स्टेट में बैठा है, प्लेस ऑफ सप्लाई बी स्टेट है, बट रेसिपिएंट भी ए स्टेट का है, तो मैं क्या बोल रहा ना, रेसिपिएंट किधर का है? क्या तेल लेने के लिए अपने को रेसिपिएंट के लोकेशन से लेना देना ही नहीं है। लोकेशन ऑफ सप्लायर ए स्टेट है, प्लेस ऑफ सप्लाई बी स्टेट है, इसको माना जाएगा आपका इंटर स्टेट सप्लाई। क्या माना जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई। क्लियर है? लिख ले रहे हो मेरे साथ? सर इसका मतलब तो बताओ क्या होगा इंप्लीकेशन? इंप्लीकेशन ऐसा रहेगा, जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तब आपसे लगेगा CGST प्लस, अगर स्टेट के अंदर हो रहा है तो SGST, अगर यही यूनियन टेरिटरी के अंदर हो रहा है तो इसके ऊपर लगेगा UTGST। क्या लगेगा? UTGST। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है तो लगेगा IGST। क्या लगेगा? IGST। सर CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, UTGST मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और सर IGST मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये पैसा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा और वो आधा शेयर दे देगा उस स्टेट गवर्नमेंट को जो कि आपका डेस्टिनेशन स्टेट था या तो कंजम्पशन स्टेट था। क्लियर है? तो कहने से यहाँ पे आप लोगों को जीएसटी के अंदर टोटल 4 जीएसटी मैंने आप लोगों को अभी तक बता दिया। ये आ गया आप लोगों का CGST, ये आ गया आप लोगों का SGST, ये आ गया आप लोगों का UTGST, ये आ गया आप लोगों का IGST। सर एक टैक्स फिर भी बच रहा जो कि क्या आप लोगों का गुड्स एंड सर्विसेज कॉम्पेंसेशन टू स्टेट टैक्स एक्ट 2017। चलो एक 2 मिनट खाली मैं उसके पहले जो हमने पढ़ा वो बता देता हूँ, फिर कॉम्पेंसेशन टू स्टेट का क्या है, मतलब क्यों आया, उसका सिर्फ मैं इंट्रो देता हूँ, फिर आज का वीडियो कंप्लीट कर देंगे, कल की वीडियो में हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे जीएसटी काउंसिल कुछ नाम याद आ रहा, आर्टिकल 279 है। जीएसटी काउंसिल कब से एनफोर्स किया गया था? गवर्नमेंट को बनाने बोला था 12 सितंबर 2016। गवर्नमेंट इतना फास्ट है कि 3 दिन में बना भी दिया। 15 सितंबर 2016 को जीएसटी काउंसिल बन चुका था। काउंसिल के अंदर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है जो कि चेयरमैन रही है, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेवेन्यू एंड स्टेट के फाइनेंस और टैक्सेशन मिनिस्टर भी मेंबर्स बनते हैं। काउंसिल का काम है रिकमेंडेशन करना सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को, क्या टैक्स रेट होने चाहिए, क्या क्या एग्जेम्पशन होने चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज के जीएसटी के अंदर, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगी जिसके नीचे जीएसटी नहीं एप्लीकेबल होगा, डिस्प्यूट को रिजॉल्व कैसे करोगे, रूल्स एंड नोटिफिकेशन के सारे लेजिस्लेशन का काम काउंसिल का है। काउंसिल के अंदर वोटिंग राइट सेंट्रल गवर्नमेंट को 1/3 वोटेड वेट दिया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट को 2/3 वोटेड वेट दिया हुआ है। मिनिमम कितने मेंबर्स रहने चाहिए मीटिंग को वैलिड डिक्लेयर करने के लिए? 1/2, डिसीजन के लिए 3/4 का मेजोरिटी लगेगा। फिर आर्टिकल 246A ने कभी नहीं मतलब परमानेंटली बाहर रखा है अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को, और टेम्पररी बाहर रखा हुआ है 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को। क्लियर है सर? क्लियर है यहाँ तक? एक लास्ट पॉइंट आज का इंट्रोडक्शन की सर ये कॉम्पेंसेशन टू स्टेट एक्ट क्या है एग्जैक्टली। तो देखो यहाँ पे कौन सा एक्ट पढ़ रहे अपन? कॉम्पेंसेशन टू स्टेट सेस एक्ट 2017। तो क्या होता था ना, प्री जीएसटी अगर सप्लाई हो रहा है दिल्ली टू गोवा तो रेवेन्यू किसका होता था? ये रेवेन्यू प्री जीएसटी ये रेवेन्यू होता था दिल्ली स्टेट का। बट आफ्टर जीएसटी क्या हो गया है, अगर कोई भी सप्लाई अभी दिल्ली टू गोवा हो रहा है तो ये जो रेवेन्यू है ये रेवेन्यू कौन सी स्टेट का हो रहा है? अभी गोवा स्टेट का। तो ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी जो लॉस हो रहा है स्टेट का, कौन सी स्टेट का? सोर्स स्टेट का, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए लाया गया हुआ है आपका कॉम्पेंसेशन टू स्टेट सेस एक्ट 2017। अब ये कौन से प्रोडक्ट पे लगेगा, कितने साल तक लगेगा, वो सब का डिस्कशन हम लोग क्या करेंगे, अगला जो वीडियो है उसके अंदर करेंगे।
क्लियर है? फर्स्ट डे ज़्यादा वो टेक्निकल नहीं पढ़ेंगे। कल का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसके अंदर मैं आप लोगों का पूरा जीएसटी का ना एक फाउंडेशन क्लियर करवा दूंगा, एक पूरा बेस बना लेंगे हम लोग अगले लेक्चर के लिए। ठीक है, चलो आई होप आप लोगों ने ये सारे के सारे पॉइंट्स मेरे साथ दिखे रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है आप लोगों को तो एक छोटा सा लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है। और आपके हर वो फ्रेंड जिसका CMA इंटर का दिसंबर 2025 या फिर जून 2026 के अंदर अटेंड है, प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ शेयर करो ताकि वो ये डेमो लेक्चर्स को देख पाए। अगर उनको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वो CMA इंटर का कोर्स परचेस कर पाए। सिमिलरली इसी चैनल पे हमारे बाकी के भी फैकल्टीज लेक्चर्स लेके आ रहे हैं। अकाउंट स्नेहा मैम लेके आ रहे हैं, लॉ सतीश सर लेके आ रहे, कॉस्टिंग प्रणय जनगन सर लेके आ रहे, डायरेक्ट टैक्स का विजय सर ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड कर चुके। अगर आप लोगों को लेक्चर्स को बाय करना है तो आपको करना है विजिट www.ekatwamacademy.com, वहां से आप हमारे CMA इंटर के लेक्चर्स को बाय कर सकोगे। ठीक है, चलो दोस्तों, बचा हुआ लेक्चर हम लोग करेंगे कंटिन्यू अगले वीडियो के अंदर। ठीक है, दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।